हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 1.2 किए थे। आज हम प्रश्नावली 1.3 करेंगे। यहाँ से हर बार एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और वो भी अथवा में रहता है। प्रश्नावली 1.1 के यह क्वेश्चन अथवा में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1.3 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? यहाँ पे √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले √5 को हम परिमेय संख्या मान लेंगे। लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सबको पता है। परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, और जहाँ पर q बराबर 0 नहीं हो। तो ये होता है परिमेय संख्या का रूल। यानी परिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और q बराबर 0 नहीं हो। अब यहाँ पे माने है कि √5 क्या है? परिमेय संख्या है। तो जब √5 परिमेय संख्या है तो √5 को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, तो लिख सकते हैं आसानी से। यानी √5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q अभाज्य संख्या है। अभाज्य पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है। अब इसका मतलब समझिए। अब सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सअभाज्य संख्या वैसी संख्याओं का जोड़ा होता है जिसमें केवल एक के अलावे कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे यहाँ पे 2 और 3 लें। 2 और 3, तो 2 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 और 2। 3 का क्या होगा? 1 और 3। तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 1 और 1 दोनों में है। तो 1 के अलावे यहाँ पे कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसको हम 2 और 3 को क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे पी और क्यू क्या है? सअभाज्य संख्या है, और क्यू बराबर 0 नहीं, यानी कि जो हर है 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 आ जाएगा फिर इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि √5 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे √5 आने की यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? p/q, यानी कि p का स्क्वायर बट्टा q का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर q को हम इधर ले आएंगे। q यहाँ पे भागा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा, यानी कि 5q² हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा p²। अब 5 इधर गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, यानी कि q² बराबर क्या हो जाएगा? p² बट्टा 5। अब p² बट्टा 5 इसका अर्थ क्या है? यानी कि p जो है p² क्या? 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या है? 5 से ये विभाजित होगा। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ p² 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है, इसी को हम यहाँ पे लिखे p² यहाँ पे डिवाइड बाय 5, यानी कि इसी को यहाँ पे लिखे कि यहाँ p² 5 से क्या है? विभाजित है, तो p भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा, यानी कि p² अगर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। अगर p 5 से विभाजित है तो हम क्या लिख सकते हैं? p बराबर क्या लिख सकते हैं? 5c लिख सकते हैं, या फिर 5 यहाँ पे c के जगह पे कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। c मतलब क्या हो गया? c यहाँ पे क्या है? तो c एक पूर्णांक है। क्या है? c एक पूर्णांक है। कोई भी संख्या पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, यहाँ c क्या है? एक पूर्णांक है। इसको हम स्थिति 1 मान लेते हैं।
स्थिति 1। अब यहाँ पे देखेंगे P बराबर क्या है 5C, तो यहाँ पे लिखेंगे P का मान, अब इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब P का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, P के जगह पे क्या हो जाएगा 5C बट्टा 5। अब 5C थी, 5C का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं। Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 25, यहाँ ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25C स्क्वायर डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पे काटेंगे, 5 एकम 5, 5 है 25, यानी कि यहाँ Q स्क्वायर बराबर मेरा क्या बच गया, Q स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर। अब हम 5 को इधर ले आते हैं, 5 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, बट्टा में आ जाएगा यहाँ पे Q स्क्वायर बट्टा 5 बराबर C स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि Q स्क्वायर क्या 5 से डिवाइड है, यानी कि 5 से क्या विभाजित है। इसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। सेम टू सेम पिछले वाला कंडीशन है कि Q स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो Q भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। अब इसको स्थिति हम 2 मान लेते हैं, स्थिति 2। इसलिए स्थिति 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि P और Q के 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हम क्या कह सकते हैं कि P और Q के 5 क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब है कि P और Q क्या है 5 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो है P और Q दोनों को हम क्या माने हैं, सह अभाज्य संख्या। क्या माने हम लोग, सह अभाज्य संख्या। दोनों को हम जब सह अभाज्य संख्या माने हैं तो इसका 5 जो है इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि सह संख्या का जो गुणनखंड होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावे कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इस तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q सह अभाज्य संख्या है। इसलिए अतः हम कह सकते हैं अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस लाइन को एक बार हम फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डॉट यहीं पे होता है। यहाँ पे हम लिखे स्थिति 1 तथा 2 से P और Q के 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी P और Q के क्या है 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड करने का मतलब 5 से P और Q डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इस तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q सभाज्य संख्या है। अब देखिए, हम सबसे शुरू ही मान लिए थे P और Q क्या है सभाज्य संख्या माने थे, लेकिन यहाँ पे दे रखा कि P और Q के 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसका केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, और वो भी क्या हो 1 क्या हो उभयनिष्ठ गुणनखंड। लेकिन यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या दे रखा 5, जो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। और 5 मेरा किस कारण से आया है, तो हम रूट 5 को एक परिमेय संख्या माने हैं, इसलिए मेरा 5 आया है। और 5
पी और क्यू का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह लाइन क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से थोड़ा आसान है। यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जस्ट उसके जैसा ही करेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं, जब परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं 3 + 2√5 = a/b लिख सकते हैं, या फिर p/q कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ a तथा b सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं तथा b = 0 नहीं है। अब इसको थोड़ा और आगे हल कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 को √5 को छोड़ करके बाकी सबको हम इस साइड ले आएंगे। आने की पहले 3 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2√5। अब 3 इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि a/b - 3। अब यहाँ से 2 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा √5 बचेगा, यानी कि √5 = क्या हो जाएगा a/b - 3। अब यहाँ पे गुना में है तो यहाँ पे आकर के भागम हो जाएगा। अब हम यहाँ पे भिन्न का घटाव ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा a - 3b / b, और 2 यहाँ पे 2 ऊपर में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा गुने 1/2, और यहाँ पे मेरा इधर √5 है, यानी कि √5 = क्या हो जाएगा a - 3b/2b। अब यहाँ पे इसको लिखते हैं, यहाँ जो है a और b, जिसे हम पहले ही मान चुके हैं कि a और b सहभाज्य संख्या, यानी कि कोई पूर्णांक है, कोई संख्या है। जब a और b कोई संख्या है, कोई पूर्णांक है, तो a - 3b/2b ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा गया है, इस पर कोई रूट वगैरह कुछ है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या तो इसके बराबर क्या है मेरा √5, तो ये भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। इसीलिए हम यहाँ पे नीचे लिखे हैं, चूंकि a तथा b पूर्णांक हैं, इसलिए a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। अर्थात यानी कि जब a परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या है, यानी कि इसको हम, ये मेरा परिमेय संख्या है तो √5 भी मेरा क्या होगा परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि दोनों के आपस में बराबर हैं, इसलिए √5 भी क्या होगा एक परिमेय संख्या। लेकिन इसमें विरोधाभास है। कैसे, क्योंकि हमने 3 + 2√5 को हम क्या माने परिमेय संख्या, इसीलिए √5 मेरा आया परिमेय संख्या। इसी चीज को यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन इसमें विरोधाभास है, इसमें विरोधाभास है, क्योंकि 3 + 2√5 को हमने परिमेय संख्या माना है, परिमेय संख्या माना है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3, इसे आप खुद से हल करने की कोशिश करें। इसका हम सभी क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि जो हमने बताया उसी कॉन्सेप्ट पे ये सारे क्वेश्चन भी बन जाएगा।